हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। मैं सुनील जांगड़ आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है बायट-सैवर्ट्स लॉ। इससे पहले जो है भी बेसिक लेक्चर जो है मैंने कल करवाया था, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पहले बेसिक को जरूर देखें, क्योंकि बेसिक अगर समझ नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ से। बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या है भाई? ये बायट-सैवर्ट्स लॉ जो है वो साइंटिस्ट के नाम थे, बायट-सैवर्ट्स। देखिए ये है बायट, ये है सैवर्ट। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था कि अगर आपके पास कोई भी एक वायर है किसी भी शेप की, उस वायर में अगर कोई भी, मान लीजिए इस वायर में क्या है, करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। तो इसमें क्या था, इस वायर के किसी एक छोटे से पोर्शन की वजह से हम किसी पॉइंट पी पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो देखिए अगर आप किसी पोर्शन का छोटा सा एरिया या लेंथ कंसीडर कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, एक स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया भाई, उन्होंने एक लेंथ एलिमेंट लिया, बहुत स्मॉल सा, ऐसे ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, जिसको हमने लिखा कि ये ए बी है और जिसकी लेंथ है डी एल। कितनी लेंथ है भाई? ये है डी एल। और कोई भी कहीं भी आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, कहीं भी एक पॉइंट, मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है भाई, पी, जहां पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्मॉल है। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए हमें करना क्या होता है कि यहां से यहां तक का पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने बता दिया कि यहां से यहां तक ये इतना डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस का मतलब ये क्या है भाई, एक आर है। क्या है? ये एक आर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी तक समझ में आया कि यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, कंडक्टर, जिसमें क्या करंट जा रहा है, और उसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया जिसको हमने डीएल बोला। तो इसमें से भी क्या जा रहा है, करंट तो सेम ही जा रहा है ना पूरे में से। ठीक है, सिर्फ लेंथ छोटी सी है। अब उसके बाद देखिए जो हमारे पास ये एक छोटा सा पोर्शन बनता है, ये वाला इतना सा पोर्शन जो बनता है, ये जो है ये हमारा होता है आई डी एल वेक्टर। आई डी एल वेक्टर मतलब हमारे पास इस वेक्टर की वजह से ही क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो इस आइडियल वेक्टर, आई डी एल वेक्टर, आई एक स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है वेक्टर के साथ। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी बन रही है, ये लेंथ एलिमेंट क्या बनाता है, ये हमें इसमें से जाने वाले करंट की वजह से किसी भी पॉइंट में जो फील्ड बनता है उसको बताता है। तो फर्स्टली क्या होता है, हम इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करनी है, इस आइडियल के टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये आइडियल है, इसके टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसके टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम इस तरह से गए यहाँ पे, और इस तरह से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ड्रॉ करा तो यहाँ पे एक एंगल बना, इसको हमने बोल दिया थीटा। कितना बोल दिया भाई? थीटा। कैसे एंगल है ये? इस तरह से, मतलब हम इस तरह से आएंगे। कैसे आएंगे? इस तरह से आएंगे। ठीक है, क्यों, अभी वो भी समझाऊंगा मैं। तो फर्स्टली अभी हमने समझ लिया कि जो हमारा लेंथ एलिमेंट वेक्टर है उसके टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है, करंट फ्लोइंग। अब देखिए भाई, सबसे पहले ये बात पता लगी। अब सिंपल सी बात है भाई यहाँ पे। तो इन्होंने कहा, बायट-सैवर्ट्स ने क्या बातें कही, इन्होंने कहा कि जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा उस पोर्शन में से जाने वाले करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो लेंथ एलिमेंट लिया है उसके,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा एंगल के। ये साइन ऑफ थीटा एंगल किस किस के बीच में? अभी ये है हमारे पास लेंथ एलिमेंट और किसके बीच में भाई? किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है हमारे पास? यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, जो कि है आर। तो इन दोनों के बीच का साइन थीटा लेना आपने। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो आपके पास एक इक्वेशन आई हुई, ये आ गई है, और एक आ गई है ये थर्ड, और एक आ गई है आपके पास ये फोर्थ। तो इन सबको जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, dB आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे भाई? यहाँ पे आ जाएगा dB इज इक्वल टू के, आगे आ जाएगा भाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जो के है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू होती है इसकी। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होगी? k इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये वैल्यूज आ चुकी है। अभी के की वैल्यू हमें पता है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये एरिया नहीं है भाई, ये एम्पियर है। क्या है ये? एम्पियर है। तो इसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद के को यहाँ पे पुट कर देते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। जिस तरह से कूलम्स लॉ के अंदर हमने किया था कि के क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी था। यहाँ पे इसको परमेबिलिटी बोलते हैं, मतलब कि लेंथ एलिमेंट ये क्या है? ये क्या शो करता है भाई? मीडियम बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेंथ एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये चीज शो करता है। अब यहाँ पे क्या है? एयर है, स्पेस है, खाली है वो, तो इसलिए हमने न्यू नॉट लिखा। अगर कुछ मीडियम होता तो हम क्या लिखते भाई? म्यू लिखते। क्या लिखते? किसी मीडियम के लिए हम क्या लिखते? म्यू लिखते। और यहाँ पे मीडियम क्या है? वैक्यूम है। यहाँ पे क्या है भाई? वैक्यूम। क्या है ये? वैक्यूम है यहाँ पे। तो अगर कुछ मीडियम होता तो म्यू लिखते खाली। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, आपके पास आएगा dB इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्या भी? बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब बायट-सैवर्ट्स लॉ पर पता लग गया, dB हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा? मेनली जो बायट-सैवर्ट्स थे उन्होंने बताया गया था कि भाई करंट एलिमेंट जो जा रहा है, ठीक है, लेंथ एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसमें से जितना करंट जा रहा होगा उसकी वजह से कहीं पे जो फील्ड, किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला ये था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म तो ये होगा डी बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एक स्केलर है। क्या है यहाँ पे? डीएल साइन थीटा और नीचे है आर स्क्वायर। अगर हमने इसको वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई? कैप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसी चीज का जो वेक्टर हो। तो आई एक स्केलर है, ठीक है। अब डीएल तो पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए हम एक प्लेन अज्यूम कर रहे हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और आपका जो एल वेक्टर है, दोनों एक ही प्लेन में है, और एक वेक्टर हमारे पास पहले है ऊपर,
तो दूसरा वेक्टर बना लेते हैं ना। तो दूसरा वेक्टर कौन बचता है हमारे पास, आर, तो उसका आर कैप मल्टीप्लाई करा तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और इसको लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर, क्योंकि कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, और नीचे ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इसके साथ क्या बन जाएगा भाई, आर क्यूब बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे कि डीबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, और नीचे क्या आपके पास आर क्यूब है। तो ये हो गई हमारी भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ डीबी, वेक्टर फॉर्म ऑफ डीबी। डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, वो बस मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे देखिए भाई, लो हमने कर लिया, क्या फॉर्मूला है वो पढ़ लिया, कि क्या के की वैल्यू होती है वो पढ़ ली। के की वैल्यू हमने लिखी थी कि के जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, ये हमने लिख दिया था, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखें, या फिर कई बार वैल्यू इस तरह से लिखी होती है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूनिट्स यही होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी वैल्यू होती है, कैलकुलेशन में आपको इजी रहेगा। अब यहाँ पे जो है, कल भी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, कि मान लीजिए अगर आपके पास एक कंडक्टर है इस तरह से, और उसमें से करंट जा रहा है आई, तो अब क्या करना है, थंब रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। तो मतलब थंब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा, और जो कर्ल फिंगर होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए भाई, हम क्या कर रहे हैं, इसमें से करंट जा रहा है, इसका एक पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें से क्या जा रहा है, करंट। इस पे एक छोटे से पोर्शन पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाएं अपना थंब का, राइट हैंड थंब का, तो इससे क्या होगा कि भाई कर्ल फिंगर ऐसे क्रॉस होके ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे, मतलब इसके अंदर फील्ड जा रहा है, समझे। कि अगर इधर निकालते हैं तो ये डॉट में आता है, किस तरह से आता है भाई, डॉट में आता है। इधर निकाल रहे हैं तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि फील्ड क्या कर रहा है भाई, हम इसको ऐसे पकड़ रहे हैं तो ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, तो जो जा रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, उसको लिखते हैं हम इस तरह से। ये क्या है, इनवर्ड है, क्या है ये, इनवर्ड, उसके अंदर जा रहा है। ये क्या है, आउटवर्ड है, अगर इस साइड निकालते हैं आउटवर्ड, ये है इनवर्ड। दूसरी बात, अब जो आपका आई है, मान लीजिए ये आई जा रहा है, ये आपका आर है, दोनों एक प्लेन में है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने थंब रूल लगाया और उससे फील्ड की जो डायरेक्शन मिली उस पॉइंट पे वो अंदर जा रही है। अंदर जाने का मतलब वो इस प्लेन के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे लिखेंगे डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing length element and क्या भाई आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो जो डीबी होगा हमेशा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बायट-सेवर्ट्स लॉ की और कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अभी कुछ सिमिलरिटीज किस किस के बीच में, बायट-सेवर्ट्स लॉ के बीच में और आपके कूलम्ब्स लॉ के बीच में। तो क्योंकि जो ये दोनों लॉ हैं, कूलम्ब्स लॉ और आपका बायट-सेवर्ट्स लॉ, ये एक ही तरीके पे काम करते हैं। फर्क आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्केलर से बनता है, एक वेक्टर से बनता है। तो देखिए हम मैं इधर लिख रहा हूं अभी बायट-सेवर्ट्स लॉ, बायट-सेवर्ट्स, और इधर लिख रहा हूं मैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे सिंपल है भाई, सोर्स ऑफ डीबी इज ए वेक्टर एलिमेंट। यहां पे जो हम डीबी निकालते हैं वो एक वेक्टर एलिमेंट की वजह से निकालते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, आई डी एल वेक्टर। ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वेक्टर के साथ। और इसमें क्या होता है भाई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज ए स्केलर। स्केलर मतलब क्या था यहां पे, इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज था। दूसरी बात हुई बोथ, मतलब ये और ये, बोथ कवर्स लार्ज रेंज, बोथ कवर लार्ज रेंज। रेंज मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज both the law follows the inverse square rule, inverse square rule। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल को बता सकते हैं। उसके बाद यहां पे जो dB होगा, dB is always perpendicular to the plane containing length element, या फिर आप सीधा लिखिए dB is always perpendicular to the displacement vector। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखिए dB is always perpendicular to the डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे? डायग्राम में दिख रहा है कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके इस तरह से फील्ड गया है, कौन सा, मैग्नेटिक, तो वो क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, ऑलवेज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस थे किसके बीच में, बायट-सैवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में। बायट-सैवर्ट्स एक ऐसा लॉ है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है किसी एक पॉइंट पे ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट के, लेंथ एलिमेंट की वजह से। इसका जो दूसरा नाम है भी बायट-सैवर्ट्स का, वो है लाप्लास लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था। कैसा लॉ था ये, एक्सपेरिमेंटल लॉ था। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया बायट-सैवर्ट्स लॉ, जिसकी वैल्यू आई थी आपके पास dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब कई बच्चों का जवाब ये होगा कि सर I को क्यों नहीं क्रॉस में लिया, I एक स्केलर है। और दूसरी बात, लेंथ एलिमेंट एक वेक्टर हुआ, ठीक है, dl, और दूसरा क्या हुआ, r पोजीशन वेक्टर। तो दोनों एक वेक्टर हैं, तो दोनों जब वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर जब एक प्लेन में होते हैं तो एक तीसरा वेक्टर हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उनका क्रॉस तभी बनेगा। तो ये था आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हर बार की तरह जैसे कि मैं बोलता हूं आपको कि अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।